देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पुलिस युवाओं के पीठ पे डंडा चलाने का प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो। अभी आपने बिहार में देखा, बीपीएससी के परीक्षार्थियों के ऊपर डंडा चलाया गया, पानी चलाया गया। जिस देश में किसी पूंजीपति के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो और नौजवानों को 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही हो। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं एक वीडियो जिसमें कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया को अच्छी तरीके से धुलाई की। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। बात तो बहुत करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड की, और ये युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी, पर हमें टहलाते ही रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं हमारे लिए। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 55% आबादी जो है भारत की वो युवा है। दुनिया का हर 5वां युवक इंडियन है। और हमारे लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति है कि 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी। बात तो सही है। और एक और बहुत ही चिंताजनक विषय है कि 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, और किसानों की आत्महत्या दर से नौजवानों की आत्महत्या दर आगे चली गई है। अक्सर आप राजनीति में देखेंगे कि 75 साल के लोग भी अपने आप को युवा ही बताते हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी खुद को युवा ही कहते हैं। किसी भी जो है नेता से आप बात करें, चाहे वो कितने भी साल के हो गए हों, वो खुद को युवा बताते हैं। लेकिन युवाओं के लिए जब कुछ करने की बात आती है तो सारा उनका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जो है अपने ही बाल बच्चों पे जाकर के खत्म हो जाता है। देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पुलिस युवाओं के पीठ पे डंडा चलाने का प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो। अभी आपने बिहार में देखा, बीपीएससी के परीक्षार्थियों के ऊपर डंडा चलाया गया, पानी चलाया गया। तो युवाओं को इससे कैसे बाहर निकाला जाए? कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, ये रास्ता मतलब 8,500 रुपए दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा? नहीं, ये रास्ता खोज निकाला है कांग्रेस ने। बताता हूँ। जिस देश में किसी पूंजीपति के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो और नौजवानों को 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही हो, वहां हम ये कह रहे हैं कि अगर मॉडल में हम परिवर्तन करें, 16 लाख करोड़ कर्जा अगर 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया गया है, तो अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल रोजगार पैदा करने के लिए करें तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। कन्हैया, एक वो अंग्रेजी में फ्रेज है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। दलाल दलाल दलाल। चाहे हमने महिलाओं के लिए घोषणा की हो, किसानों का कर्जा माफी का बात किया हो, जाति जनगणना का बात किया हो, या पुरानी पेंशन को लागू करने की बात हिमाचल में किया हो, सबको एक बाय एक करके हम लोग लागू कर रहे हैं। जहां तक अप्रेंटिस योजनाओं के विस्तार का सवाल है, तो दिल्ली में जो काम करने वाली कॉरपोरेट कंपनियां हैं, अगर उनके साथ मिल करके जो उनके साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जाए, अप्रेंटिस प्रोग्राम चलाया जाए, उनको भी जो है स्किल्ड वर्कर मिलेगा, और जो नौजवान ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनको नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल ये है ना कि तू मैं की राजनीति में सकारात्मक मुद्दे को गायब कर दिया गया है। कबीर कहते हैं ना कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो इस चोर पुलिस के खेल में कांग्रेस कहां है? चेहरा कौन है? युवाओं की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, तो आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी 54-55 के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब इसमें कोई युवा अपने आप को मुगालता पाले रखे। मैं भी कहूं मैं युवा हूं, मैं तो अपने आप को 20 साल मैं तो नहीं हूं युवा, आप हो सकते। आप युवा हैं, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते? आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? चेहरा कौन है कांग्रेस का? चेहरा से ज्यादा चरित्र का जरूरत है।
चेहरा बहुत है सर। अच्छा, चेहरे की जरूरत नहीं मेकअप होती। लगा करके जो है ना कहीं हाँ। भी चेहरा आपको मिल जाएगा। चरित्र क्या है, विचार क्या है, तो चेहरे से काम नहीं चलेगा सर। चेहरे से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल विल होना चाहिए। बात तो सही है। हर रोज 40 जो है तनातनी की स्टार खबरें आती प्रचारक हैं कि है। राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। आपको सर ये स्पेशल एयर ड्रॉप से ये न्यूज आता होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? जो नॉनसेंस है ना, उसी को आजकल जो है पॉलिटिकल नैरेटिव का सेंट्रल थीम बना दिया गया है। कौन किससे नाराज हैं, कौन किससे दुखी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए ना कि दिल्ली में जो पानी आता है सप्लाई का, वो जो है पीने लायक तो छोड़ दीजिए, मुंह धोने लायक नहीं है। जो 5,000 की आमदनी वाला परिवार है, वो जो है डायसन का 50,000 का एयर प्यूरिफायर कैसे लगाएगा? और फेफड़ा तो उसका भी कोई स्टील का फेफड़ा तो है नहीं गरीब का। अगर अमीर का फेफड़ा स्टील का नहीं है तो गरीब का फेफड़ा भी तो स्टील का नहीं है ना। ये 700 AQI में बताइए वो सांस कैसे लेंगे? तो साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, गलियां जो है चलने लायक नहीं है, फुटपाथ का पता नहीं है, फुटपाथ पे जो है लोग शरीर से शरीर टकरा करके घसर करके चल रहे हैं। सही और गलत यही है। पैमाना बना हुआ है नहीं तो आजकल। यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर मोदी जी के खिलाफ लोग क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार चुनाव जीत लिए हैं, फिर तो मोदी जी भगवान हैं। नहीं, इस फिर बार तो- कहाँ जीते? आप तो कह रहे हैं 240 पर हमने समेट दिया इस नहीं, बार। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये पैमाना है तो हाँ। ये पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके तो पास कितने संगठन चुनाव है। और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? जितना चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है? हारने से दिक्कत नहीं है, हारने से दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि लोग लड़ना बंद कर दिए हैं। देखिए यही दिक्कत है। हम जब बाइनरी बनाने लगते हैं ना, उससे लोकतंत्र का नुकसान होता है। यू आर राइट ब्रो। पूर्वांचलियों का भी सम्मान हो, पंजाबियों का भी सम्मान हो, हरियाणवियों का भी सम्मान हो, जाट का भी सम्मान हो, गुर्जर का भी सम्मान हो, दलित का भी सम्मान हो, ब्राह्मण का भी सम्मान हो। देश तो ऐसा हो, उसका ऐसा निर्माण हो कि किसी के साथ कोई अपमान नहीं हो। हमको इस विचार पे पर चलना किसी चाहिए। महिला को हिरणी कहा जाए, किसी के गालों का जिक्र किया जाए, किसी ने बाप बदल लिया, ये शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो ये राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए राजनीति में ना आजकल गिरने का कंपटीशन है, और जो जितना गिरा हुआ है वो उतने ज्यादा ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। ये दुर्भाग्य तो है। कई बार क्या होता है कि आप जब हकीकत और सच्चाई को जानते हैं तो आपके अंदर एक रेज पैदा होता है, एक गुस्सा पैदा होता है, खून खौलता है सर। जब ये देखते हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिए हैं और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का पोस्टर लगाती है, तो पोस्टर को देख करके गुस्सा आता है। उस पोस्टर को देख करके गुस्सा आता है कि बड़ा बड़ा जो है भाषण देते हैं धर्म, संस्कृति, देश और राष्ट्र के ऊपर, और अपना बच्चा जब बड़ा होता है उसको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं, ऑक्सफोर्ड में, तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है कि इस देश के पढ़े लिखे जो 4.5 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है, तो गुस्सा आता है। कौन नौजवान चाहेगा सर? हम भी चाहते हैं कि जो है ना झील सी आंखों पे कविताएं लिखना, लेकिन क्या करें, जब आंखों में दर्द देखते हैं, गाल की झुर्रियां देखते हैं और मजदूरों का वो हाथ देखते हैं जिस पे ठेला पड़ गया है बिना जिम जाए हुए ही, तो लगता है यह भी तो भारतवासी है ना। आप और हम बराबर हैं सर। आप एंकर हैं, हम स्पीकर हैं, लेकिन हमारा और आपका वोट बराबर है। हम दोनों मंच पे बैठे हुए तो ज़्यादा काबिल नहीं है। हमारा वोट भी एक ही है और ये सामने जो बैठे लोग हैं इनका वोट भी एक ही है। देश का निर्माण तो इस तरीके से किया गया था ना। तो इन बातों पर गुस्सा आता है, पर जब आस्था का भी अपमान किया जाता है, आस्था बड़ी निजी होती है, पर यह कह देना कि भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आस्था पर भी प्रहार कर बैठते हैं। क्या कमजोर नस है कांग्रेस की? ये धर्म और आस्था की चर्चा जहां आती है वो कांग्रेस खुलकर अपनी बात क्या है क्लैरिटी से कहती हुई दिखाई नहीं देती। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब कितना क्लैरिटी चाहिए इस वक्त में जहां पर एक व्यक्ति को उसके धर्म और आस्था के आधार पर उसके राजनीतिक निर्णय को संकुचित करने का, मोड़ने का, कब्जा करने का दौर हो, वहां भी अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। और हमने कहा है कि अगर आप वोट दीजिएगा धर्म के नाम पर तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए। अगर आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए। वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कैसे मिलेगी सर?
ये धर्म की तो राजनीति कर नहीं रहे नहीं, हैं। धर्म की राजनीति नहीं है। हम तो आपके सामने कह रहे हैं खुले तौर पर, धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को वोट देना है तो हमको वोट नहीं दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आपको स्कूल के लिए वोट देना है, अस्पताल के लिए वोट देना है, सड़क के लिए वोट देना है, नौकरी के लिए वोट देना है, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट देना है, हमारे कांग्रेस के कूपन में कहीं भी धर्म का जिक्र है क्या? हम कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर मिलेगा सबको, कहां हम वहां धर्म लेकर के आए हैं? हम कह रहे हैं कि 2500 रुपया मिलेगा सारी महिलाओं को, कहां धर्म लेकर के आए हैं? हम कह रहे हैं कि युवाओं को 8,500 का नौकरी देंगे अप्रेंटिस योजना के तहत, कहां धर्म लेकर के आए हैं? हम कह रहे हैं कि 25 लाख तक का जो है सबका हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, कहां धर्म लेकर के आए हैं? हम कहते हैं कि धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है और यह एक धार्मिक देश है। सबको इस देश में अपने धर्म को मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की आजादी है और ये आजादी हमको हमारा संविधान देता है। अगर संविधान बचेगा तभी हमारा धार्मिक अधिकार भी करते बचेगा। हैं राहुल गांधी दिल्ली में, वो सीलमपुर ही क्यों चुनते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 60% के करीब मुस्लिम आबादी है? अच्छा, अगर यही बात कहिए कि अगर हम कह दें कि जो है पहली रैली जो है नांगलोई जाट में हुई तो जो है हिंदू बहुल इलाका ही क्यों चुनते हैं? ये हुई ना बात। ये तो देखिए सर, आप खूबसूरत लग रहे हैं ना, तो सिर्फ आपकी खूबसूरती नहीं है, मेरी आंखों की भी खूबसूरती है कि हम आपको खूबसूरत रूप से देख पा रहे हैं। तो आप देखिए कि सर आपका चश्मा ठीक से देख पा रहा है ना, क्योंकि यह बात तो पलट करके बोली जा सकती है ना कि आप हिंदू बहुल इलाके में ही क्यों कर रहे हैं, क्यों हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दलित क्यों कर रहे हैं? और सर डिजिटल फिर दलित इलाकों में भी ऐसे पर्चे बट रहे हैं कि नहीं। ये दलित विरोधी हैं, ये आपके हक मार लेंगे। सर अरविंद केजरीवाल को जो है लेके चांद पे आप चला गया। परंपरागत वोट बैंक पर जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, वही तो आप कर रहे हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे वोट नहीं दीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने बोल रहे हैं। आप अपने जो है सुरक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अपनी समृद्धि के लिए वोट दीजिए, आप अपनी प्रगति के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। अगर नेता अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य सोच करके वोट दीजिए। इतना स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं सर, कोई लाग लपेट थोड़ी है। गांधी से ज्यादा कोई धार्मिक, ज्यादा बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति था क्या? गांधी से ज्यादा बड़ा धार्मिक कोई व्यक्ति नहीं था ना। लेकिन गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही तो देश को तय करना है कि यह देश गांधी का है कि गोडसे का है, यही तय करना है। अगर गोडसे चुनाव जीत जाएगा तो यही करेगा, यही करेगा, यही इतिहास है। मेरा सिंपल एक सवाल है, गांधी जी को गोली मार दिए, ठीक है, गोडसे, उनको जो देशभक्त कह रहे हैं उनसे एक बात पूछिए ना कि गांधी पे गोली चली, जनरल डायर को क्यों नहीं गोली मार दिया गोडसे? किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मार दिया? भगत सिंह के साथियों ने सॉन्डर्स पे गोली चलाई। देखिए ये बहुत खतरनाक साजिश है उस देश के खिलाफ हो रहा है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? कांग्रेस अपने जीरो आप बटा लड्डू 4.3% वोट बैंक। मतलब क्या आप इस बात से खुश हो जाएंगे? 100% जी हमने इजाफा कर दिया, 8% वोट बैंक कर दिया अपना। आप साहिर लुधियानवी का वो गाना सुने हैं? तो सुनाइए ना। मैं जिंदगी को उस मुकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, धुआं तो वैसे ही अमर बहुत, खुशी धुआं में धुआं तो फर्क ना दिल्ली हो महसूस रखी हो है। जहां, हाँ। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। आप एक उद्देश्य से अगर राजनीति करते हैं, उस उद्देश्य को पूरा किए बिना चुनावी हार जीत से आप रुकना नहीं चाहिए आपको, और आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और हमारा उद्देश्य यह है कि देश की राजनीति में देश के लोगों का सवाल केंद्र में हो, राजनीतिक बहस वो विमर्श हमेशा लोगों के बुनियादी सवाल के आधार पर होना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आपने देखा इस वीडियो में कन्हैया कुमार ने संदीप चौधरी के सवालों का कितना करारा जवाब दिया, जिससे उनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।